हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है कैपिटल गेन का पार्ट 2। दोस्तों ये पार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। और आपको पता है, अगर इनकम टैक्स में आपने जो भी पढ़ा है वो एक तरफ, लेकिन कैपिटल गेन हम जो पढ़ने वाले हैं वो वन साइडेड है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी अमेंडमेंट है जिससे अगर आपने नहीं जाना तो आपका कोई भी क्वेश्चन मेहनत से क्या हुआ गलत हो सकता है। सो ऑन फोकसिंग विद द अमेंडमेंट, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ रिवीजन लेक्चर नहीं है। इसमें हम कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं, अमेंडमेंट की डिस्कशन कर रहे हैं, एंड लास्ट ऑफ द पार्ट वी रिवाइज व्हाट इज स्टडीड। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस पार्ट को बहुत 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 ज़्यादा सीरियसनेस के साथ देखना। और हाँ, गुरु दक्षिणा के तौर पे एक वीडियो को लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और वो दोस्त जो रिपीटर हैं, जिन्होंने अब तक एग्जाम क्लियर नहीं किया है, आपको पता है कि मेरी हेल्प करने से वो पास हो सकता है, तो काइंडली शेयर दिस प्लेलिस्ट विथ योर फ्रेंड एंड कमेंट बॉक्स में जाके लिखना आइदर वी आर सी ए और वी आर सी ए। मैं अपना टैगलाइन बना रहा था सर, तो मैंने सबसे पहली बात ये सोची कि वी आर सी ए बस, हम वो लोग हैं जो सी ए बनने का सपना देखते हैं। तो आइदर वी आर सी ए और वी आर सी ए, ये तो कह ही नहीं सकते आई कांट सी ए। तो आपको सी ए बन के ही रहना है, आपको सी ए फाइनलिस्ट बनना ही बनना है, आपको पास होना ही होना है। तो इसको सोचते हुए मैंने अपने सी ए ड्रीमर्स का लोगो डिजाइन किया कि आइदर वी आर सी ए और वी आर सी ए। कमेंट बॉक्स में जाके लिखना आइदर आई एम नेक्स्ट सी ए फाइनलिस्ट और आई एम सी ए फाइनलिस्ट, बट डेफिनेटली आई एम नेक्स्ट सी ए इन अपकमिंग ईयर्स। जाके कमेंट बॉक्स में लिखना। और हर बार मैं यही मोटो बार बार हर वीडियो में बोलूंगा, पता है क्या? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात है सिल पर पड़त निशान। इट मीन्स वेन एवर यू डूइंग समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट विल कम इन टू योर रियलिटी। कोई बोलेगा ना यार मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ, भिखारी हूँ, वो सच में एक दिन भिखारी बन जाएगा। और एक बोलेगा अरे यार भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो ये बोलते 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 आपके पास सब कुछ एक दिन आ ही जाएगा। तो रोज आप प्रॉमिस करो मेरे साथ कि आप लेक्चर कंप्लीट देख रहे हैं। प्रॉमिस करो कमेंट बॉक्स में जाके कि हाँ, यस सर, फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड वी आर सी ए और वी सी ए, बट डेफिनेटली आई एम सी ए। यस, ठीक है, चलिए लेक्चर शुरुआत करते हैं सर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। देखो यार, हमने कैपिटल गेन पढ़ा और हमारा जो टॉपिक चल रहा था ना, वो चल रहा था टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। ओके, तो कैपिटल एसेट्स हमारे पास दो टाइप की है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। हमें क्यों कहना है, क्लासिफिकेशन करनी है टाइमली बेसिस पे, क्यों करनी है? क्योंकि अगर वो शॉर्ट टर्म है तो उस पर प्रोविजन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लगेंगे, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उस पर प्रोविजन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लगेंगे। अमेंडमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, 5 स्टार लगा लेना इस टॉपिक के, क्योंकि अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, राइट, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एनी सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मैं म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें अगर 1 ईयर की लिमिट हम चेक करेंगे, 1 ईयर क्रॉस कर गया तो लॉन्ग टर्म, और अगर 1 ईयर क्रॉस नहीं कर पाया तो शॉर्ट टर्म। ओके, नाउ सेकंड था इमूवेबल प्रॉपर्टी या शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। तो 2 ईयर का पीरियड देखेंगे, 2 ईयर क्रॉस लॉन्ग टर्म, 2 ईयर नहीं क्रॉस हो पाए तो शॉर्ट टर्म। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था अदर एसेट्स के लिए, ये है सर अमेंडमेंट। हमारी देवी माता ने ये अमेंडमेंट की है, ठीक है। उन्होंने एक देवी माता, आप जानते होंगे, अब ये मत पूछना कौन सा, कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो माता ने जी ने कहा कि भैया अगर आपकी एसेट, यानी पहले वाला प्रोविजन बिफोर अमेंडमेंट क्या था कि 20 जुलाई ऑफ 2024 हम अदर एसेट्स में लेते थे 3 ईयर, लेकिन आफ्टर 23 जुलाई 24 हम लेंगे 2 ईयर। सर इससे क्या हो गया? अरे सर इसमें टैक्स रेट का बहुत बड़ा इन्होंने झोल कर दिया, इंडेक्सेशन पीरियड खत्म कर दिया। लेट वी डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। तो एक बार हम लिख के देखते हैं इसी चीज को, फिर देखेंगे कि नोट डाउन कर लेते हैं, फिर कंप्यूटेशन के समय बताऊंगा क्या डिफरेंस आया था इसकी वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं सर। टाइप्स ऑफ कैपिटल assets, types of capital asset, okay। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, तो हमारे पास दो टाइप की एसेट है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक है लॉन्ग टर्म
कैपिटल एसेट्स, ओके। एक है हमारे पास शॉर्ट टर्म और एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म, ठीक है। नाउ हमें सबसे पहले क्या देखना है, कैपिटल एसेट। और फिर हम देखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग में सर दो है, एक है अप टू और एक है फ्रॉम। अप टू 23 जुलाई 24 और एक है फ्रॉम 23 जुलाई 24। सर ये अमेंडेड है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत प्यार से लिखवा के आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज का लेक्चर बेशक इस पे लग जाए, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो कैपिटल गेन के आने वाले क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। अगर ये सही हो गया तो यू क्रिएट अ बेस कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पुराना वाला कैपिटल गेन पढ़ के चल रहे हैं और उसकी वजह से उनकी नैया डूबेगी डेफिनेटली। तो एज ए टीचर मैं ये मनाऊंगा कि आपसे कोई गलती ना हो, ओके। नाउ सर सबसे पहले 1 ईयर वाला गेम देख लेते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट कहाँ पे आई है, 3rd ईयर में आई है, 1st एंड 2nd में नहीं आई है। तो मैं आपको 3rd ईयर ही का ही डायरेक्ट लिखवाता हूँ, ठीक है। 1 और 2 का क्यों नहीं लिखवा रहा, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनी अदर एसेट, या फिर सब कुछ लिख ले 1 2, चलो लिख ही लेते हैं, फुल अमेंडेड चार्ट हो जाएगा आपके पास। आइए ये सर 1 सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। ये हो गया पहला। दूसरा क्या था सर, यूनिट ऑफ यूटीआई, ठीक है। 3rd यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। फिर था जीरो कूपन बॉन्ड। इन सब में क्या था कि अगर आपने होल्ड किया अप टू 1 ईयर, ठीक है, तो अगर ये 1 ईयर तक आपने होल्ड किया तो ये क्या हो जाएंगे, 1 ईयर क्रॉस करते ही लॉन्ग टर्म, और 1 ईयर से अगर नहीं क्रॉस कर पाए तो शॉर्ट टर्म। तो इन दोनों ही केस में ये 1 ईयर का पीरियड हम चेक करेंगे। तो 1 ईयर अगर आप इसे क्रॉस कर गए तो आपकी एसेट लॉन्ग टर्म मानी जाएगी, अगर आप इसे नहीं क्रॉस कर पाए तो आपकी एसेट शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। ये पहला पॉइंट था जो अभी तक हमने पढ़ा है। क्या इस पे अमेंडमेंट का कोई इफेक्ट है? आंसर है नो, नो इफेक्ट ऑन अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड, अनलिस्टेड शेयर्स नॉट इन फर्स्ट। तो मैंने ऊपर फर्स्ट लिखा है ना, तो जो फर्स्ट में कवर्ड अप नहीं हुआ है वो शेयर्स जो कि फर्स्ट में कवर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। और एक और हम लिख लेते हैं यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इनके लिए हम पीरियड कितना देखने वाले हैं, इनके लिए हम पीरियड देखेंगे 2 ईयर का। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं, इनके लिए पीरियड क्या रहेगा, 2 ईयर। अगर 2 ईयर क्रॉस हो गया तो लॉन्ग टर्म, और 2 ईयर अगर क्रॉस नहीं हो पाया तो शॉर्ट टर्म। एंड द लास्ट जहाँ पे अमेंडमेंट आई है, दिस इज द पार्ट जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ओके। और इस पे टैक्स रेट का भी बहुत तगड़ा इंपैक्ट है, जो कि मैं आपको कंपटीशन के बाद डिस्कस करके दूंगा, ठीक है, ओके। लिखिए सर, एनी अदर एसेट। अब जो एसेट हमने 1 और 2 में डिस्कस कर लिए उसके अलावा एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट, यहां पे अमेंडमेंट, अगर वो
बिफोर 20 जुलाई और वो आफ्टर 22 जुलाई है। तो पीरियड हम यहाँ पे पहले जो देखते थे वो 3 ईयर का था, बट अब आफ्टर अमेंडमेंट आप क्या बोलेंगे? आफ्टर अमेंडमेंट। ये मैं क्यों कलरफुल कर रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में याद आए कि ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो 2 ईयर हो चुका है। क्या हो गया वो? 2 ईयर। ओके सर, ये वाली बात हमें आपकी समझ में आ गई। ठीक है सर। अब यहाँ पे काम की बात लिखो। इफ एनी एसेट, नहीं मत लिखो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? ये हमारा पार्ट हो गया सर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। तो यहाँ पे लिखा गया है सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, प्लेस ऑन और आफ्टर। ठीक है, तो इस पे हम पीरियड 12 मंथ देखते थे, 12 मंथ से कम तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ को क्रॉस तो लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर 24 मंथ लेस देन अदर कैपिटल एसेट्स, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 24 मंथ्स क्रॉस अदर कैपिटल एसेट्स। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, ठीक है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बाद में बताऊंगा आपको। बुक में लिखी है लेकिन हम अभी उसे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉट इट इज टू बी नोटेड एज पर द सेक्शन 50AA, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक निकल के आ रहा है, दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 48। ठीक है, तो हम कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की बात करेंगे सेक्शन 48। तो इसके बारे में छोटी सी पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आपके पास मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बुक है, और बुक नहीं है तो आप एक गलती कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट यू हैव योर वेपन, ऑलवेज यू हैव योर वेपन, एंड आपकी किताब, आपका कैलकुलेटर, आपकी नोट्स आपके वेपन्स हैं। जो स्टूडेंट्स अपने वेपन पे काम नहीं करते, वो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट से दूर रहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी इन अ क्राइटेरिया ऑफ 100% सी रिजल्ट, सो माय डियर फ्रेंड यू शुड हैव योर वेपन। लेकिन सर हमारे पास ये बुक है, बुक अगर कोई सी भी हो, अगर आप मेरे साथ अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम बिता रहे हैं तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, और नहीं है तो व्हाट्सअप कर देना। ये नंबर यहाँ पे मेंशन है 9354719404, आप करके अपनी बुक ऑर्डर करके मंगवा लेना। डेफिनेटली यू शुड हैव योर वेपन, कंजूसी मत करो इसमें। ठीक है, नाउ कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48 क्या कह रहा है ये? देखो ध्यान से सुनना। कह रहा है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालोगे आप? मान लीजिए यस, फोन तो कैपिटल एसेट होता नहीं है। हाँ, मान लीजिए ये एक सिल्वर की चैन है। ओके, वैसे रुद्राक्ष की माला है। सर आप रुद्राक्ष की माला यूज़ करते हो? हाँ सर, मैं हमेशा करता हूँ। आप, मेरी नेक में भी है एक, ये हैवी है तो मैं बस पूजा के समय यूज़ करता हूँ, फिर नहीं करता। तो मान लीजिए ये एक सिल्वर चैन की माला है। वैसे तो ये माला नहीं कह सकते, चैन है। ओके, अब ध्यान से एग्जांपल लीजिए। मैंने इसको खरीदा था बिफोर 6 मंथ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरी जरूरत के लिए इसको रीसेल कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। ध्यान सुनेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर रहे हैं? एक तो भाई सबसे पहले देखेंगे आपने ये खरीदी कितनी की थी, ये देखना पड़ेगा, और आप बेच कितने के रहे हो। तो देखो सबसे पहली बात, लेट सपोज मैंने खरीदा था इसे 50,000 का, मैं इसे बेच रहा हूँ 60,000 में। 2 मंथ के अंदर कोई मिल गया मुझे, मैंने कहा बेच देता हूँ। ओके ठीक है सर, बेचो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने अपनी वैल्यू ले ली, कितनी वैल्यू ले ली? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60,000। लेस आप करेंगे कि आपको बेचने के लिए और भी खर्चे करने पड़े थे क्या? एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, जैसे कई बार कमीशन देना पड़ता। हाँ सर 1000 करना पड़ा था, तो 60,000 माइनस 1000 हो गया। ठीक है सर, इसके बाद हो सकता है आपने एसटीटी पेड किया हो। एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन के लिए एसटीटी वर्ड आएगा, वो देख लेंगे हम। तो आपको क्या करना है? फुल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर ऑन सेल आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। फिर हम लेस क्या करेंगे? लेस हम करेंगे एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कि आपने खरीदने की खरीदी। सर मैंने 50,000 का खरीदा था, तो अभी मेरे पास क्या थे? 60 माइनस 1 59, 59 से 50 लेस कर दिया, 9000 आ गया। तो 9000 आ गया मेरे पास। अब ये 9000 पे मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। अभी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है, अब इस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्या रेट होता है अभी हम डिस्कस करेंगे।
इसके बाद है सर जो भी एग्जामेशन आपको मिली है 54 बी और 54 डी में, वो आप लेस कर सकते हो। सर ये एग्जामेशन क्या है, लेटर ऑन इस चैप्टर में आएगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द ओवरऑल फॉर्मेट। ओके, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओके। तो एक बार इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ए, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, मान लीजिए क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तब आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी वो आपको ले लेनी है पहले, फिर आप लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस जो भी है। व्हाट इज ट्रांसफर एक्सपेंस, जैसे आप कोई भी काम कराते हो ना, दोस्त यारी में कराते हो, तो दोस्ती यारी वाले कहते हैं भाई चाय समोसे खिला दे भाई, या फिर 150 आपने उसकी जेब में डाल दिया कमीशन के तौर पे, तो ये वो होता है। तो इससे के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन। ठीक है, फिर आप क्या लेस करेंगे, अब आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने कितने का खरीदा था, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपको तो फ्री में पड़ा नहीं होगा, आपने कितने खरीदा था। ओके, प्लस सर एक होता है सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कि सर आपने इसको बनाने में कुछ खर्चा किया था क्या, या फिर आपने मतलब आपके पास पहले ये रुद्राक्ष के बीट्स थे और इन बीट्स को ये आपने इस चैन में डाला, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा क्या, हाँ सर करना पड़ा, तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट, वो भी हम यहाँ पे लेस कर देंगे। दिस इज आवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके सर, इसके ऊपर कोई बुक में क्वेश्चन है क्या, लेट मी चेक, अगर है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर एक मिस्टर राम का क्वेश्चन है, राम का क्वेश्चन है, जरा एक बार डिस्कस करते हैं इसे कि ये क्या कहता है। और मिस्टर राम परचेज अ हाउस ऑन 1 जुलाई 2022, 10 लाख, ओके, एंड कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट फ्लोर ऑन 1 जुलाई 2023, ओके, बाय इनकरिंग 6 लाख, उसने 6 लाख का खर्चा भी इसने किया है, एंड सोल्ड द हाउस ऑन 1 मई 2024, 70 लाख, इन्वेस्टेड 2 लाख इन एनएससी। ठीक है सर, तो अभी एनएससी के बारे में तो मैंने आपको कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एटीसी के अंदर और जो 54 का सेक्शन है, एग्जाम्पशन का सेक्शन है, उसके अंदर बात करेंगे, फिलहाल के लिए आपने नहीं पढ़ा। कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब जरा मेरी बात सुनो, परचेज कितना किया था, 10 लाख, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख, ये क्या हो गया हमारी हमारी ये हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, फर्स्ट फ्लोर बना 6 लाख का, तो 10 लाख प्लस 6 लाख कितना हो गया, 16 लाख हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सर 16 लाख का, ओके 16 लाख। उसके बाद हमने सेल कितना किया, 70 लाख का, तो 70 लाख आपका हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस कर दिया आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर आपने लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस कुछ है नहीं, 54 लाख आ गया, डिडक्शन वगैरह 80C टू 80D है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट 54 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक सिंपल सा एग्जांपल था, क्या इस पे लिखने वाली जरूरत है, नहीं, जस्ट एग्जांपल, ये डेमो उनके लिए दिया है जिन्हें हर चीज़ पे प्रैक्टिकल पसंद है, तो उनके लिए क्वेश्चन यहाँ सिंपल सा रखा हुआ है, बेसिक है, कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है क्वेश्चन, ये बेसिक है ताकि हमें थोड़ा सा फॉर्मेट माइंड में सेट हो सके, नथिंग एल्स। आइए सर लॉन्ग टर्म पे क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए सर बी, और बी ने हमारी जिंदगी का सारा गेम बदल दिया। 2012 से पहले मेरे को टैक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था।
हुआ क्या कि एक बार ऐसे ही एक बैच चल रहा था, मेरे किसी दोस्त ने बोला अरे मैं तो उन सर की क्लास लेने जाऊँ, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। तो जब मैं गया तो उन्होंने ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ लिया, अदर सोर्स का था, बेसिक इतना मेरे को पता था कि भाई उसमें 2 लाख तक टैक्स नहीं होता था। तो उन्होंने बेसिक ऐसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम निकाली, 80,000 या 90,000 उस बंदे के हैंड में बच रहे थे। तो थे उस बैच में 500 to 1,000 स्टूडेंट्स। उन्होंने बोल दिया बेटा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला कि बता बेटा इस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर कॉमन सेंस की बात है, किसी भी हेड में कोई भी इनकम आए बट जब तक वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो दिस पर्सन शुड नॉट बी लायबल टू पे एनी टैक्स। तो सारे बच्चों ने क्लैपिंग की। सर ने बोला कि जा मैं तेरे को वरदान देता हूँ, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि टैक्स में कभी तेरे को कोई पछाड़ नहीं पाएगा। तो ये ना कनेक्शंस माइंड में बैठा नहीं पड़ते, जब तक तुम बैठाओगे नहीं तुम्हें मज़ा आएगा नहीं। ये स्टोरी इसलिए बताई ताकि तुम भी कमेंट बॉक्स में होमवर्क करो, और व्हाट्सएप पे मुझे जो बच्चे सेट सलोनी है सेंड करती है होमवर्क, और भी 2-4 बच्चे हैं जो सेंड करते हैं। सलोनी का नाम इसलिए याद आया क्योंकि कल उसका ही मैसेज आया हुआ था। तो जिनका जो भी मैसेज आता है मैं चेकआउट करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी वीडियो पे कोई मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट कोई भी रील आई है कोई लेटेस्ट, सर अगला लेक्चर कब आ रहा है। आई अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी बट कृपया करके गुरु दक्षिणा दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके शुक्रिया अदा कीजिए। दिस इज शो वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं हमेशा पढ़ने में कैसा भी रहा, मैं अपने टीचर्स के साथ हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करता था और हर टीचर मुझे आशीर्वाद देता था। ब्लेसिंग आपके टीचर की बहुत ज़रूरी है, आपके माँ बाप की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाती है। ओके चलिए आ जाइए, ज्ञान खत्म करते हैं। एक मेरी फ्रेंड और एक दोस्त लेक्चर देख रहे थे, बोले भाई तू इतना ज्ञान क्यों देता है। मैंने कहा कि वहाँ मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता भाई, वहाँ मैं एक टीचर हूँ, और टीचर का काम ही होता है, वो टीचर ही किस बात का टीचर जो अपने बच्चे की लाइफ को इन्हेंस ना कर सके। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्हेंस द लाइफ ऑफ माई स्टूडेंट्स एज अ टीचर। मुझे सिर्फ रट्टा मारना और पढ़ना नहीं सिखाना है, मुझे ऐसी चीज़ें भी सिखानी है, मोरलिटी भी सिखानी है कि लाइफ में कैसी भी स्थिति आए, कैसी पोजीशन आए, यू कैन फेस ऑफ ऑल थिंग्स। ओके ठीक है, लिखिए इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर यहाँ पे गेम चेंज होने वाला है, आपने जो पुराना लॉ पढ़ा है उसकी दूध से दही होने वाली है, पूरा रायता फैलने वाला है। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अभी कितना टाइम हो रहा है सर? 22 मिनट्स हुए हैं लेक्चर को, अगले 20 मिनट्स में आपका दिमाग हिलने वाला है। ध्यान सुनना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस। या क्या सर? सर इसमें हिलने वाला क्या है सर? सब तो वही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो अब तक हम क्या पढ़ते हैं उस पर ध्यान देना। अब तक हम क्या करते थे कि भाई हमारी जो असेट है ना लॉन्ग टर्म में, हम उसकी कॉस्ट को और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्सेशन प्रोवाइड करते थे जुलाई से पहले, 22 जुलाई 2024 से पहले। लेकिन अब सर 22 जुलाई और 23 जुलाई, राइट, 22 लेके चलते हैं, ठीक है, 23 ले लो, कोई सी भी एक डेट याद रखो, जुलाई था भाई, बस इतना याद रखो, जुलाई 2024। बाकी एग्जामिनर इतना लंबा तो हमको डेट वाइज कंफ्यूज नहीं करेगा, डोंट वरी, वो ईयर वाइज कंफ्यूज करेगा। तो अब क्या करते थे हम? इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते थे। लिखो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है सर। सर इसमें इंडेक्स का मतलब क्या होता है? देखो इंडेक्स का मतलब होता है, ध्यान से पहले इंडेक्स का मतलब समझो, जिन्होंने आज तक टैक्स नहीं पढ़ा है मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। इंडेक्स का मतलब होता था कि कोई चीज़ तुमने मान लो 2000 में खरीदी, मान लो 2017-18 में जो गोल्ड था उसका रेट था 30,000 रुपीज़ पर तोला, यानी 10 तोला, आई डोंट नो अबाउट तोला, 10 तोला बोलते हैं हमारे दिल्ली फरीदाबाद में, 10 तोला बराबर
ए 30,000 था उस टाइम का, तोला नहीं, 1 तोला 2 तोला ऐसे, ग्राम ग्राम 10 ग्राम सोना जो था उस समय 30,000 का था। आज विद इन 5 to 6 ईयर गोल्ड का रेट 1 लाख रुपीज है 10 ग्राम की वैल्यू, राइट। यानी 3,000 से 10,000 रुपीज पर ग्राम वैल्यू, मतलब 7,000 रुपीज इंक्रीज हो गई। तो इंडेक्सेशन क्या कहता है कि सर मान लो मैं 2025 में हूँ, राइट, ये बेनिफिट क्या कहता है जरा समझो कि सर अगर 1 लाख का गोल्ड है आज की डेट में, मैंने बेच दिया सर 2 लाख था, ओके, तो आप मेरी कॉस्ट क्या देख रहे हो सर 1,000 रुपीज, तो 2 लाख माइनस 1,000 मतलब आप मुझे 199 का टैक्स लगाओगे। तो इंडेक्सेशन क्या कहता है, अगर वो गोल्ड या फिर वो कोई असेट अगर आपने आज की डेट में खरीदी होती, क्या बोल रहा हूं मैं, आज की डेट में खरीदी होती तो क्या टैक्स बनता, दिस इज इंडेक्सेशन। तो उसकी वैल्यू आज क्या होती, दिस इज इंडेक्सेशन। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 100 साल पहले एक जमीन ली थी जो 1,000 रुपीज की थी, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो आप 1 करोड़ माइनस 1,000 पे टैक्स नहीं लगाओगे, आप उस 1,000 वाली वैल्यू को आज में कन्वर्ट करोगे और पूछोगे कि मान लो उस समय उसकी वैल्यू 100 का इंडेक्स से था और आज जो इंडेक्सेशन है उसके हिसाब से कि आज इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और इंडेक्सेशन क्या होता है, महंगाई का रेट, जैसे उस समय वो चीज़ 10 रुपए की आती थी, आज वो चीज़ कितने रुपए की आएगी। ऑन दैट टाइम आई बाइंग दैट थिंग इन अ 10 रुपीज, बट नाउ that is in today's term its cost is 70 rupees, so we will consider 70 rupees, this is the indexation। तो इंडेक्सेशन के बारे में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो एक चार्ट होना चाहिए था बुक में, लेट मी चेक है कि नहीं है। हाँ जी है, मैं अच्छा बच्चा हूँ सर, है। तो तुम्हारे एग्जाम के लिए जो अभी के लिए रिलेवेंट है, दिस इज 24-25 में 363, ठीक है, मैं अभी बस इस पे फोकस कर रहा हूँ, और 2001-2 में 100। बाकी मैं जब भी बोलूँगा तुम क्या करोगे, इस चार्ट पे आओगे और आके देखोगे, मैं क्लास में नहीं लिखवाने वाला, इट्स सॉरी ऑन माई साइड, बट ऑन माई साइड इट्स वेस्ट ऑफ टाइम अभी का, और उसका याद रखो। बाकी एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो इंडेक्सेशन का वैल्यू दे के रखता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि भैया इस ईयर का इंडेक्सेशन ये है, इस ईयर का इंडेक्सेशन ये है, वो दे के रखता है। तुम्हें खुद से 2001-2 का इंडेक्सेशन याद रखना है 100, और अभी का रखना है 363, ठीक है, ओके। चलिए सर, तो ठीक है सर, अभी इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट का हम नोट लिख लेते हैं। नोट 1, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब तुम किस साल में बेच रहे हो, ये क्या कहते हैं, तुम किस साल में बेच रहे हो। लेट सपोज मैं फाइनेंशियल ईयर जो है वो यहाँ ले रहा हूँ 2024-25, यानी मैं बेच रहा हूँ सर, और मेरे इंडेक्सेशन की वैल्यू क्या है 363, जो इस ईयर की इंडेक्सेशन की वैल्यू है, और तुमने इसे कब खरीदा था, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन। सर अब तक आपने एक ही अमेंडमेंट बताई है, वो जुलाई वाली, हाँ, और कोई बताओगे, हाँ बस आने वाली है, डोंट वरी। तो इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन ये आप अपॉन में लिख दोगे, ठीक है सर। उसका मतलब क्या है कि आपने किस ईयर में इस असेट को लिया, ठीक है, और मान लीजिए हमने लिया था 2001 और 2 में 100, ये है कब लिया, कब लिया का इंडेक्स, और ये है कब बेचा, उसका इंडेक्स, ओके डन। चलिए सर सेकंड लिखिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ
इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, दिस इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई में इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। मतलब वो जो तुमने इम्प्रूवमेंट कराया था उसको अगर हम आज की डेट में कराते तो उस इम्प्रूवमेंट में हमारे कितने पैसे लगते, अपॉन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। बोलो भारत माता की जय। यहां तक तुम्हारा ये वाला टॉपिक हो गया है। तो मैं जूम कर रहा हूं, यहां तक आप लिख चुके हैं। अब अच्छी बातें चालू करते हैं। ओके, दिस इज नोट नंबर 2। नाउ वी डिस्कसिंग द नेक्स्ट नोट एंड देन वी विल टॉक अबाउट द अमेंडमेंट, जिसका आपको इंतजार, तो कहते नहीं जिसका तुझे था इंतजार। आइए नोट नंबर 3 लिखते हैं, फिर अमेंडमेंट बताता हूँ। सर एक क्वेश्चन है मेरा, आपने गोल्ड की वैल्यू ली 2000 ईयर की और 2001 की, ओके, बट व्हाट इफ अगर वो असेट 2000 पीरियड से पहले की थी, तो जब हम छोटे बच्चे थे ना, जैसे आप मेरी एज में हो, मैं आपकी एज में था, तो उस समय हम 90-80 लेते थे। अगर उससे पहले की होगी तो क्या, तो अभी 20 ईयर हम आगे आ गए। कुछ साल में जब आपके बच्चे सीए कर रहे होंगे तो हम कहेंगे अगर वो असेट 2050 से पहले ली होती तो क्या। ऐसा ही समय के साथ होता है, ठीक है। तो इफ asset acquired before 1st April 2001, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, एक एक्चुअल कॉस्ट। तुम्हें उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता है क्या, ओके, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st अप्रैल 2021। हम बोलते हैं जा जी ले अपनी जिंदगी, विच एवर इज हायर, जो होगा वो हम उस दिन क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस दिन हम क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो दिस इज विच एवर इज हायर, जो हायर होगा, विच एवर इज हायर, उसको हम क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। बोलो भारत माता की जय। ओके, विच एवर इज हायर। ठीक, अब मेरे मुन्ना अमेंडमेंट की बातें सुनो, लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट। ओके, लिखो लिखो, इंडेक्स बेनिफिट नॉट अवेलेबल। उत्तरी, वो अमेरिका में उत्तरी, भाई ये कैसे हो गया तो इंडेक्स बेनिफिट जो तुम्हें दे रहे थे ना, अब नहीं देंगे। इंडेक्स बेनिफिट नॉट अवेलेबल इफ asset transfer on or after 23rd जुलाई 2024। ओ भाई साहब, आपकी ने जिसने पहली बार जो टैक्स पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत सही जाएगा, तो क्या हो गया, नहीं दे रहे तो नहीं। और जिन्होंने पहली बार सुना है, ऑलरेडी टैक्स पढ़ रखा है, वो कहेंगे अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट। टैक्स के इतिहास की अभी तक के न्यू सिलेबस जो आया हुआ है, सबसे बड़ी अमेंडमेंट है ये। अब तक जो टुल्ली पुल्ली आती थी, क्यों, क्योंकि इसके बेस पे कैपिटल गेन का स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो गया। क्योंकि लॉन्ग टर्म क्यों ले रहा था एसएससी, लॉन्ग टर्म एसएससी ले रहा था, ध्यान सुनेगा, क्योंकि उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा था। अब आप क्या कह रहे हो, हम इंडेक्सेशन बेनिफिट देंगे ही नहीं, क्या होगा, लोगों का दिल टूट जाएगा। बट निर्मला जी को कौन समझाए, आज की बाहुबली वही है, जो वो कहेंगी वही होगा, ठीक है।
ओके, अब एक ये हमारा हो गया। नाउ नोट नंबर 4 एक और लिख लेना। एक बच्चे ने कहा सर मैंने ना 2020 मैंने 90-50 के अंदर एक फ्लोर बनाया था, तो उसको इग्नोर कर दो। लिखो इफ एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1 जुलाई 2001, हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। टेन टेन दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। सर ये गाना क्यों याद आ रहा है अमेंडमेंट सुन के? सर ऐसा क्यों? मान लीजिए आपने 90-20 में एक लैंड लिया 5,000 रुपीज़ का, 90-50 में आपने इम्प्रूवमेंट कराया 10,000 का, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 15,000, और 2001 में उसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपीस। जब मैंने तुम्हें, ध्यान सुनना, लॉजिक सुनो, जब मैंने तुम्हें 2001 में 2 करोड़ की वैल्यू दे दी, तो वो 10,000 और 5,000 रुपए चिल्लड़ की बातें करी क्यों रहे हो? नाउ गेट लॉस्ट। समझे रीजनिंग? देखो इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग मोस्ट ऑफ द केसेस है, कुछ जगह पॉसिबल होती ही नहीं है डिस्कस करना, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी कुछ जगह है, प्रॉपर है। वो क्या बोल रहा है भाई, तेरे को 2001 की वैल्यू दी ना, तो उससे पहले वाले पे तू मांगे क्यों रहा है? तेरे को ऑलरेडी अब हायर लिमिट दे दी ना 2 करोड़, क्यों चिल्लड़बंदी कर रहा है? ओके गुड। अब जरा देखिए क्या बुक में कोई क्वेश्चन है क्या? तो सर ये आपने बता दिया, ओके ये आपने बता दिया। हाँ एक नोट रह गया जो मैंने क्लास में नहीं लिखवाया, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इफ डिडक्शन ऑन द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स विल नॉट बी अलाउड, अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करते हैं तो अलाउड नहीं है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सो मार्क दिस। इसलिए मैं कहता हूँ बुक होना बहुत जरूरी है। मैं कितनी भी बातें लिखवा दूँ बुक में कुछ एक्स्ट्रा रहेगा ही, क्योंकि वो टाइप होती है तो उसमें हर एक पॉइंट कंसिडर कर, लेकिन लिखते समय कुछ बातें याद आती है कुछ नहीं आती है, तो टीचर नोट उतना ही लिखवाता है जितना इंपॉर्टेंट है, जो स्लाइटली इंपॉर्टेंट होता है मिस हो जाता है, इसलिए बुक रेफर कीजिए प्लीज़। और सर एग्जाम्शन जो भी है 54, 54 बी डी ई सी ई एफ की हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, वो भी लेस होती हैं, इसके ऊपर लेटर और डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, ठीक? ओके एक क्वेश्चन और है, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, ये पीजीबीपी में आप डिस्कस करोगे, पीजीबीपी मार्क कर लेना। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो उस पर हम इंडेक्सेशन नहीं देते। जब पीजीबीपी पढ़ोगे, आपके ऑफिस की कोई मशीन है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, उस पर हम डेप्रिशिएशन अलाउ नहीं करते, डेप्रिशिएशन अलाउ नहीं करते, डेप्रिशिएशन इज कंपल्सरी सर एज पर AS 10, सॉरी सॉरी सॉरी, हम उस पर इंडेक्सेशन अलाउ नहीं करते। ओके ओके ओके, मतलब इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इफ इट इज डेप्रिशिएबल एसेट। हाँ अब सही बोला आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगला सुनो सर, ये वाला अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया 1 अप्रैल वाला, हम लेटेस्ट फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे तब की। और अगर कोई इंप्रूवमेंट है 1 अप्रैल 21 तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। आगे सर, इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सच मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल। तो ये एक अमेंडमेंट आई हुई थी जिसके ऊपर अभी तो मैंने क्लास में लिखवाया, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि मान लो उसकी वैल्यू दे रखी है, हमने एसेट में लिया था 2 करोड़ रुपीस, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 1.5 करोड़, तो वी विल कंसीडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा 90-20 में खरीदा, फिर 90-50, फिर उसकी लेटेस्ट वैल्यू 2 करोड़ है, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहते हैं नहीं सर 1.5 करोड़, तो हम 1.5 करोड़ ही लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेंगे। कैपिटल गेन में आप स्टैम्प ड्यूटी वाला केस सीखने वाले हैं, देखो थोड़ा सा टाइम तो मुझे, धीरे 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 करके सब कुछ आ जाएगा। ओके 8 बेनिफिट ऑफ इंडेक्शन विल नॉट अप्लाई टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द बॉन्ड्स और डिवेंचर अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई। ये इतना कोई खास नहीं है, एमसीक्यू पर्पस से एक बार पढ़ लेना। एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है, मैं आपको लेटर ऑन भी पढ़ाऊंगा, अभी के लिए मार्क कर लो। कहते हैं प्रोवाइज दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, सॉरी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल नॉट इंक्लूड द डिडक्शन क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट 24B और अंडर द प्रोविजन ऑफ 6 है, ठीक है, इसके बारे में लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी मार्क कर लो। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन अब वैलिड नहीं रहेगा। मिस्टर श्याम परचेज वन हाउस 10 लाख और फर्स्ट फ्लोर 1 जुलाई 2028,
सर काम करेगा सर, पूछो क्यों? क्योंकि ये सारे काम कब हुए हैं? 22 जुलाई तक, अप टू। तो हम इंडेक्सेशन तब तो देंगे, हाँ तब तो ये काम करेगा, हाँ। और इनकरिंग 6 लाख एक्सपेंडिचर और सोल्ड ऑन 80 लाख, तो 80 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन आप लेंगे तो 70 80 और 24 25 273 2। सर ये कहाँ से? तो ये बुक से आपको देखना पड़ेगा इंडेक्सेशन वैल्यू। तो आपने क्या किया, ये वैल्यू आ गई, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की वैल्यू आप ले लोगे, ये वैल्यू आ गई। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज दिस। कोई भी डिडक्शन 6 एक ही नहीं है, ये डिडक्शन का चैप्टर अपना आएगा जिसको हम बोलते हैं 80C to 80U, वहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन काम करेगा अभी। कब? क्यों? क्योंकि इसकी डेट ओल्डर है। अगर ये 2006 2026 2028 का होगा तो ये काम नहीं करेगा, ये क्वेश्चन नॉर्मल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल की तरह डेट होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, हम समझ गए सर। ओके, चलिए सर। अब एक क्वेश्चन लिखो सर, एग्जाम्पल, और ये क्लास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ध्यान से लिखना। मिस्टर रामा एक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी for 7 lakhs in previous year. एटी टू एटी थ्री का मतलब क्या है? और चेंज कर सकते हो, 92 93 भी कर सकते हो, मतलब 1992 1993। एंड पेड स्टैम्प ड्यूटी एट द सेम टाइम। ऑफ रुपीज 1,50,000। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ property on 1st July 20 is rupees 16 lakh. He incurred following expenses. On improvement. देखो 96 97 3,50,000 12 13 में 2012 and 13 this is 4 lakh 2003 2004 3,50,000. Now he sold this property to Sita ji on 22 July 24 for rupees 1 crore 25 lakh and paid commission at the time of ट्रांसफर एट द रेट 2%। तो सर ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। आप जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूँ ना, ऐसी कोई चीज़ तो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसके साथ लिख लिया करो। ये आपने क्या करना है, डिक्टेशन। जैसे कुछ बच्चों को हाँ दिक्कत होती है, नहीं सर हम देख के लिखेंगे, तो वीडियो को पॉज करके अपने साथ लिख लो, बट बेस्ट है कि आप इसे मेरे साथ
लिख लो डिक्टेट। क्वेश्चन में एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, देखो क्या क्या वैल्यूएबल पार्ट है, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। लिखा मिस्टर रामा एक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 7 लाख इन 92-93, ओके। उसके बाद एंड पेड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द 150 लाख। तो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने AS 13 पढ़ा है तो, वैसे तो इन्वेस्टमेंट को लेके AS 10 पढ़ा है, चलो ठीक है, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट और नॉट? मान लीजिए जहाँ पे मैं स्टूडियो बना रहा हूँ, आई बाई इट ऑन अ 30 लाख, आई पेड 2 लाख स्टैम्प ड्यूटी ऑन दैट, तो माई कॉस्ट शुड बी 32 लाख और 30 लाख? जस्ट थिंक एंड आंसर मी इन अ कमेंट बॉक्स बिफोर डिस्कशन। देखो यार, मैं बोलूंगा और तुम करोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1% वो बच्चे जरूर करेंगे जिन्हें सच में पास होना है, और ये लेक्चर जो मैं डाल रहा हूँ ये उनके लिए ही है जो 1% में आते हैं। नाउ उसके बाद इन्होंने कहा फेयर मार्केट वैल्यू सर 1 अप्रैल 20 इज 16 लाख। देखो पार्ट ऑफ कॉस्ट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मान लो तुमने 7 लाख में 1.5 लाख ऐड भी कर दिया तो 8.5 लाख, बट 1 अप्रैल को वैल्यू 16 लाख है, तो विच एवर इज हायर 16 लाख हम वही कंसिडर करने वाले हैं। सर आपने बोला हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पेड नहीं लेंगे, यानी 150 नहीं लेना है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 1 अप्रैल की अवेलेबल है तो हम कंपेयर करेंगे, विच एवर जो लोअर होगा तब लेंगे। यहाँ पे वो वाली बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। He incurred the expenses 96, 97, 350, 12, 13, 4 lakh, 23, 24, 350. He sold this property to सीता जी। सर राम जी कभी सीता जी को कुछ बेच सकते क्या? अरे भाई एग्जाम्पल है, मैं तो बस चाहता हूँ इसी बहाने भगवान का नाम मुंह से निकले, वही कर रहा हूँ। ऑन 22 जुलाई 24 फॉर 1 करोड़ 25 लाख एंड पेड कमीशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एट द रेट 2%। चलो अब मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, तुम ऑडियो को म्यूट कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे 2 मिनट लो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर सेम आया तो माय डियर फ्रेंड यू आर नेक्स्ट ईयर फाइनलिस्ट, लेट्स ट्राई। और हाँ अपनी प्रेजेंटेशन तुम लिख देना, हाँ सर आंसर सेम है, और ये कमेंट बॉक्स में तुम्हारा क्या आंसर है लिख देना। मैं अगेन बोल रहा हूँ हर कोई नहीं करेगा, वही 1% लाइक करते हैं, वही 1% सब्सक्राइब करते हैं, वही 1% कमेंट करते हैं जो एग्जाम में पास होते हैं। सबके बस की बात नहीं है रे भैया। और आंसर की प्रेजेंटेशन मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना ताकि मैं कह सकूँ हाँ यू डिड गुड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कटिंग एरर होती है, इसी बहाने रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है सर, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस्टर आप फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो मैं लेटेस्ट वाला लूंगा, एंड असेसमेंट ईयर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो मैं लेटेस्ट वाला ही लेने वाला हूँ, ठीक है। नाउ हियर इज पर्टिकुलर्स और हियर इज अमाउंट, ओके। ओ मेरा आंसर कॉपी नहीं करना है, तुम अपना लिखो और मुझे प्रेजेंटेशन भेजना। मैं तो बस समझा रहा हूँ उन बच्चों को जो पहली बार से मतलब पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, $12,50,000। सर 12,50,000 नहीं था, अब ठीक है। लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस 50,000। ओ भाई मैं समझा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, मैं कर रहा हूँ, तुम अपना सॉल्व करो और चेक करना बाद में सही है कि नहीं। नेट कंसिडरेशन, और टाइमिंग भी चेक करनी है, तुम्हारा और मेरा टाइमिंग सेम जा रहा है कि नहीं। मुझसे पहले कर दिया तो बोल देना सर आपसे पहले किया है, और एक टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर उसका स्टूडेंट उससे पहले कर दिया तो, ठीक है। 12,25,000 12,250,000, हाँ, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, actual cost 7 lakh plus 1,50,000. This is 8,50,000. Second,
फेयर मार्केट वैल्यू इज 16 lakh, तो whichever is higher, this is 16 lakh, no indexation, 363 upon 100, this is 580800. Okay, less cost of improvement. Twelve, 13, 4 lakh, 363 upon 200, 72600, 23, 24, 3 lakh 50,000 multiply by 363 upon 200. This is 365086. क्वेश्चन कर रहे हो ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5350914. ओके, देखो दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है 5350914. इसमें एक नोट और डालना है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1st April 2000 विल इग्नोर, क्योंकि हमने एक 92 93 वाला जो था वो नहीं लिया था. तो क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि वो 1 अप्रैल से पहले का था. ठीक है, तो जितने भी दोस्तों का मेरा आंसर टैली कर गया, थैंक यू. और टाइमिंग ज़रा मेरी चेक करो और अपनी चेक करो. अगर मुझसे 1-2 मिनट डिले है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा डिले है तो यू हैव टू वर्क ऑन टाइम. तो जो हमारा सुपर 30 का मैं बैच बनाता हूँ ना, अभी तो एक्सीडेंट हो गया था, नहीं बना पाया था, तो आफ्टर 1 ईयर ही बना रहा हूँ मैं. तो मैं उसमें फोकस करता हूँ कि टाइमिंग पे हम लोग ध्यान दे सकें, कि आप टाइमिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो और विद इन अ टाइम सॉल्व करो. आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है. क्लास लेक्चर तो देखो हर कोई प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्लास लेक्चर देना इज़ अ 25% ऑफ CA. 75% है एक सिस्टम क्रिएट करना जिसे करके बच्चा पास हो सके. सो वी आर बिलीविंग इन द सिस्टम, दैट अप्रोच कि यस यू कैन क्लियर सी एग्जाम इफ़ यू फॉलो द सिस्टम. हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए. हो सकता है आप कम सोएं, हो सकता है डांट पड़ जाए आपको, हो सकता है कि पढ़ना ज़्यादा पड़े, बट एक चीज़ की गारंटी है, पास 100% करोगे. हाँ, एक बात बताना भूल गया, सुपर 30 का बैच बन रहा है आपका 2006 के लिए, जैन में एंड सितंबर. इफ़ यू इंटरेस्टेड एंड इफ यू थिंक you deserve to part of the super 30, you can WhatsApp me 9357199404. okay, okay my dear friend, अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ. ठीक है, लिखो, होमवर्क लिखो. ये लिखो ऐसे, इन above example, in above example, if Mr. Ram such transfer such house property on 23rd July 24. तो मेरे दोस्त इसको हाईलाइट करो. अगर हाउस प्रॉपर्टी को हम कब सेल कर दें? 23rd जुलाई 24 को. व्हाट विल हैपन? व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा इसका आंसर? और मैं आंसर बताऊंगा भी नहीं, आंसर तुम्हारा होमवर्क है. एक तो आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है, ठीक है, प्लस मुझे व्हाट्सएप पे 9354719404 पे तुम मुझे इसका आंसर रिटर्न वे में शो, मेन आंसर यहाँ पे लिखो, ठीक है,
और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे सही क्या कि नहीं। और हाँ, प्रेजेंटेशन कैसे करें इसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना। और अगर तुम नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है, कर पाए कि नहीं कर पाए पता चलना चाहिए। और अगर सही आंसर आया तो दिल से गॉड ब्लेस यू, महादेव की पूजा करता हूँ भाई, ठीक हो। तो उनके आशीर्वाद से मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा कि जाओ, अगर तुम्हारा सही आंसर आया आई गिव यू 100% अश्योरिटी दैट यू विल स्कोर 80+। ओके, ठीक है माय डियर फ्रेंड। एक सेकेंड दोस्तों, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं अभी। सर किस चीज़ का? सर अमेंडमेंट का। वैसे एज आई प्रॉमिस मुझे 3 पेज कराने चाहिए और मैं ऑलरेडी आपको वो करवा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नॉट अबाउट द पेजेस, इट्स अबाउट द रिजल्ट। ठीक है, मेरा मन कर रहा है थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं। ठीक है सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट। इसकी जरूरत नहीं है, यहीं से लिखो। आई एम यूजिंग रेड पेन बिकॉज आई वांट टू show you that it's too important. Okay, in case of individual and HUF, if any immovable property transfer on or after 23rd July 24 and such property was acquired before 23rd July 24, लिखो, then such tax long term capital gain of should be, क्या होगा सर? शुड बी लिखना, लोअर ऑफ, शुड बी लोअर ऑफ 1, 12.5% of without indexation and second 20% with indexation. देखो, इसमें एक लाइन और लिख लो फिर बात करते हैं। देखो, अबो ऑप्शन is applicable when applicable, लिखा only when, only when, only for tax calculation and not for the purpose of capital gain and total
इनकम कैलकुलेशन। देखो यार, यहाँ पे मुझे दबंग मूवी का एक डायलॉग याद आता है, साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो एक लाइन में बोलूंगा, सॉरी बट इसका कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है, साहब टैक्सेशन से डर नहीं लगता, देवी माता निर्मला सीतारमन जी से डर लगता है। ओके, व्हाट इट मीन, एक बार रिवाइज करते हैं, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आई थिंक आप लोगों ने मेरे साथ लिखा हो, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लिख लो साथ के साथ। इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो पहली बात तो एसएससी कौन है भाई, इंडिविजुअल और एचयूएफ, बाकी को साइड हो जाओ, यानी ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। ओके, इफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर, यानी मैंने अपना घर ट्रांसफर किया, लेट्स सपोज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, आप कर रहे हो 23 जुलाई के बाद, सर उससे पहले है तो डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट कहाँ से शुरू हुई, 23 जुलाई से, उससे पहले से कोई अमेंडमेंट की टेंशन है ही नहीं। तो अमेंडमेंट ये वाला पॉइंट कहाँ से अप्लीकेबल है, 23 जुलाई से, उससे पहले अगर ट्रांसफर किया तो इंडेक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, 23 जुलाई से, ठीक है। एंड सच प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड बिफोर, और आपने वो प्रॉपर्टी पहले ले रखी थी। प्रॉब्लम कहाँ पे, आप ट्रांसफर कर रहे हो 23 जुलाई के बाद और प्रॉपर्टी ले रखी है पहले। ओके, तो कहते हैं भाई हम कैपिटल गेन का जो रेट है ना भाई, तुम्हारे लिए डिस्काउंट दे रहे, डिस्काउंट, बट ये डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे तुम्हें ईड़ा बना के पेड़ा खिलाया जा रहा है भाई। मैं क्या बोलता तुमसे, ईड़ा बना के पेड़ा खिला रहे भाई सब तुमको। क्या बोलते हैं, देन सच टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शुड बी लोअर ऑफ, अरे तुम्हारे लिए ऑफर ही ऑफर है भाई साहब, डिस्काउंट ऑफर, दिवाली ऑफर, सारे ऑफर है। कह रहा 12.5% ऑफ विदाउट इंडेक्सेशन, ऐसा है ना, तुम इंडेक्सेशन वगैरह मत लो, लोअर रेट 12.5 दे दो हमें टैक्स, अच्छा जी, या फिर अगर इंडेक्सेशन चाहिए तो 20% का रेट लगेगा। ओके, लेकिन यहां पे पूरी बात खत्म नहीं हुई, देवी माता ने कृपा करते समय कुछ और बातों का ध्यान रखा। क्या बोलती वो देवी मां, बोलती निर्मला सीतारमन जी, अब ऑप्शन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन, यानी जब तुम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तब ये नहीं होगा, जब टैक्स कैलकुलेशन पे आओगे तो होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 50 लाख क्रॉस कर दिया, 1 करोड़ क्रॉस कर दिया, 200 करोड़ क्रॉस कर दिया, 500 क्रॉस कर दिया, तो सरचार्ज विल अप्लीकेबल, मतलब वहां तो आप मुझे फंसा दोगे और बाद में कहोगे कि अरे तू आ गया क्या कैपिटल गेन पे, अब तू मेरा ऑप्शन ले ले। अरे यार, अगर तुम पहले ही ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट होने से पहले ही अगर मुझे ये बेनिफिट दे देते तो मैं सरचार्ज के केस में नहीं आता, बट ड्यू टू योर फॉल्ट, या मैं समझदारी कहूं या मिस्टेक कहूं या मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ड्यू टू योर अमेंडमेंट मेरे पे सरचार्ज तो लगेगा ही, बाद में नॉर्मल इनकम पे तो जाऊंगा सरचार्ज जाएगा ही, इस पे जब आऊंगा तब मुझे बेनिफिट मिलेगा। आप प्रॉब्लम समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, अगर ये बेनिफिट, क्योंकि सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, वो क्या कहता है कि भाई तुम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम चेक करो। मैं आपको एक बार चैप्टर 1 पे ले जाता हूं, बेसिक, एक सेकेंड, अरे भाई साहब इतना पढ़ाया क्या मैंने तुमको, मुझे खुद नहीं पता। नॉर्मल प्रोफेशन पढ़ा दिया, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बता दिया, मार्जिनली बता दिया, कहाँ गया, एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे चेक करने दो, मैं चेक कर रहा हूँ मैंने आपको वो टॉपिक कहाँ पढ़ाया था, गिव मी सम टाइम। सरचार्ज, टैक्स पे टैक्स, व्हाट इज सरचार्ज, टैक्स पे टैक्स, क्या बोलता है ये, 10% इफ टोटल इनकम मोर देन 50 लाख। ओके, इफ टोटल इनकम, भाई वो टोटल इनकम कह रहा है, यानी सरचार्ज तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं समझे आप। अगर वो पहले ही बोल देता कैपिटल गेन कैलकुलेट, कैपिटल असेट को समझते हुए अगर इंडेक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के सभी अगर इंडेक्सेशन दे देता वैल्यू की,
तो मेरे को सरचार्ज का प्रोविजन नहीं लगता, लेकिन ड्यू टू दिस मिस्टेक सरचार्ज का प्रोविजन लग जाएगा। दिस इज द महान सिनेरियो। ओके, तो ये अमेंडमेंट मुझे आपको बतानी थी। अब यहाँ तक हमने डिस्कशन कर ली है। अब इसके बाद से राइट, इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 45। कोशिश करेंगे मोस्ट वेली लास्ट पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो और उसमें हम सेक्शन 45 निपटा लें। इसमें सारे स्पेशल केसेस जो है वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो एक बार जो भी आज हमने लिखा इसका फटाफट रिवीजन ले लेते हैं सर। ठीक है सर, रिवीजन ले ले क्या? ओके। और पता नहीं मेरी रिवीजन फाइल सारी गायब हो गई भाई। अरे आ गई वापस, आ गई। लास्ट पार्ट में पता नहीं क्या हो रहा है, इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। मैं तो डर ही गया था मेरी फाइल्स कहाँ गई। आ गए भाई, आ गए, रिवीजन फाइल्स है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम मुझे बताना ये ऑडियो रिवीजन ठीक रहेगा या फिर मैंने जो आपको, ओहो मेरी फाइल हैंग हो गई भाई, अपडेट मांग रही है। आ जाओ, 1 2 3 यस। यहां से हमें पढ़ना चालू करना है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। और ऑडियो रिवीजन रख लेता हूँ, वैसे तो फाइल गायब हो जाती है कई बार लेकिन रख लेता हूँ, ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी? तो दोस्तों अभी ऑडियो रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, जिन्होंने क्लास में मेरे साथ पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं या फिर जिनके पास बुक है, आप बुक को रेफर करो, आप मेरी वॉइस को रेफर मत करो। और हाँ, ये क्या है, लास्ट मोमेंट के लिए, तो अभी के लिए तो मेरी वॉइस को रेफर करोगे और उसके साथ अपनी बुक्स और नोट्स पे फोकस करो, ठीक है। बट हाँ, अगर कुछ भी नहीं हो, ट्रैवलिंग टाइम में हो या कहीं भी हो, तो स्क्रीन पे फोकस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल सेट्स, तो देखो पार्ट 1 रिकॉर्ड हो चुका है, दिस इज रिवीजन ऑफ पार्ट 2। तो जो चीज़ पार्ट 1 में हो गई है उसके आगे कंटिन्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत 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 रिलेवेंट है, क्योंकि इसकी वजह से कैपिटल गेन की पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। धज्जियां में पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। सर कैपिटल एसेट्स होती है 2 टाइप की, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। कैसे डिसाइड होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो अब हमारे पास पीरियड ऑफ होल्डिंग हम चेक करेंगे शादी से पहले और शादी के बाद। शादी कब हुई सर? 23 जुलाई को शादी हुई है सर। शादी से पहले हमारा भाई था, शादी के बाद हमारा भाई हमारी भाभी का भाई हो गया है जस्ट अ कॉमेडी पोर्शन। इसका मतलब वो बदल गया है। जैसे कहते हैं ना, अरे शादी से पहले मेरा बेटा मामा करता था, शादी के बाद मेरा बेटा बहू करता है। सर कॉमेडी क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें, सुनो क्यों कॉमेडी कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें इस डेट पे फोकस करे। भाई की शादी कब हुई? 23 जुलाई 2024। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन 3 से सारी कहानी चेंज हो रही है। सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। 1 ईयर से ज्यादा आपने होल्डिंग पीरियड रखा तो लॉन्ग टर्म, 1 ईयर से कम रखा तो शॉर्ट टर्म। ओके, यूनिट अनलिस्टेड शेयर है, नॉट इन पॉइंट नंबर 1। ओके, नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर 2 ईयर को क्रॉस कर दिया तो लॉन्ग टर्म और 2 ईयर को क्रॉस नहीं कर पाए तो शॉर्ट टर्म। सर एनी अदर एसेट्स, यहां पे अमेंडमेंट का फर्क आएगा। शादी से पहले मेरा भाई 3 साल तक साथ रहा, शादी के मेरा भाई 2 ईयर भी साथ नहीं रहा। अमेंडमेंट इतनी थी कि पहले अदर एसेट्स में हम 3 ईयर कंसिडर करते थे, अब हम 2 ईयर कंसिडर करते हैं। डिटेल के लिए लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, आप वहां से जाके पूरी डिटेल डिस्कशन देख लीजिए 1 आवर की, फिर ये 10 मिनट का ऑडियो रिवीजन आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, तो ये बात हमने पढ़ ली सर। इसके बाद आता है सर सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है, बच्चों की तरह से मत देखे। 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है जिसने पूरे कैपिटल गेन की धज्जियां उड़ा दी है। ओके, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है। तो इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, ओके, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने लिया, फिर ट्रांसफर कर दिया एक्सपेंस आपने। लेट्स सपोज 50 लाख का मैंने एग्जांपल, 60 लाख का एग्जांपल लिया था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने एसेट बेची, ट्रांसफर एक्सपेंस लेट्स सपोज 1000। ओके, सो नेट कंसिडरेशन 59,000। तो आपने कब बाय किया था? आपको कॉस्ट पड़ी थी 50,000 की, सो यू लेस 50,000, सो यू हैव नाउ 59,000। इफ यू स्पेंड समथिंग लाइक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यू ऑल्सो कैन लेस इट फ्रॉम दिस। ओके, नाउ इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस आएगा, नेट कंसिडरेशन आएगा। अब यहाँ पे चेंज क्या है, लॉन्ग टर्म में हम लेते थे इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता था कि वो वैल्यू, वो जो हमने कॉस्ट परचेज किया या फिर इंप्रूवमेंट किया,
वो अगर आज की डेट में होता, ध्यान सुना, वो अगर आज की डेट में होता तो हमें टैक्स कम देना पड़ता। मान लो वो असेट मेरे दादा के दादा ने ली थी 8050 में, ओनली 500 में, लेकिन उसकी आज वैल्यू 500 करोड़ है। तो तुम अगर 500 का डिफरेंस, मतलब मैंने 10 करोड़ की 10 करोड़ की सेल की, तो 10 करोड़ माइनस 500 करोगे तो मैं तो मर गया फिर टैक्स देते देते। तो हम कहेंगे कि उस असेट की वैल्यू आज की डेट में क्या है, सर आज की डेट में उसकी वैल्यू है 500 करोड़, तो 1000 करोड़ माइनस 500 करोड़, देन वी आर गिविंग टैक्स टू यू। दिस इज द वे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्यों बनाया गया था। ओके तो यहाँ पे इंडेक्सेशन एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट पे मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। और मैंने इसका लॉजिक भी आपको दिया था लेक्चर में, आप जाके एक बार देख लेना, आपको बहुत मजा आएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय में इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कब लिया वो डिवाइड में आएगा, कब बेच रहे हैं कब दे रहे हैं वो ऊपर आएगा। ओके नाउ माय डियर फ्रेंड, एक पॉइंट और आता है इसमें नोट में कि सर मान लीजिए वो असेट हमारे दादा ने 8050 की ली थी और सन 2001 में उसकी वैल्यू दादा ने ली थी 500 की, उस दिन 2000 पे उसकी वैल्यू थी 20 करोड़। तो हम क्या ले, तो ये कहा जाता है एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001, विच एवरेज जो हायर है वो हम ले लेंगे। ओके उसके बाद सर एक अमेंडमेंट आई, उसने मोस्ट ऑफ द एसएससी का दिल तोड़ दिया। उसने कहा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने कोई भी ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद किया, यानी शादी के बाद का अगर कोई भी केस है तो उस पर हम आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देंगे 23 जुलाई 2024। ठीक है ओके नाउ कोई भी इंप्रूवमेंट है 1 अप्रैल 2001 के बाद तो उसको भी आपको इग्नोर कर देना। और हाँ कुछ बातें हमने बुक से पढ़ी थी तो प्लीज़ उसको जाके मार्क कर लेना, जो मैं ऑडियो में और नोट्स में कवर नहीं कर रहा, बुक रेफर प्लीज़ करना। ठीक है मैंने ये सारी बातें बुक की डिस्कस कर रखी है लेक्चर में, तो वो एक बार देख लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे आपके। नाउ सर एक क्वेश्चन यहाँ पे आया जीनियस बच्चे का कि सर हमने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को 1 अप्रैल 21 से पहले इग्नोर क्यों किया। मान लो 8050 में असेट थी 500 की, 9050 में आपने लगा दिया उस पर 10,000 और अभी वैल्यू है उसकी 2 करोड़, तो क्या 1500 की बात करेंगे या लेटेस्ट वैल्यू ले ले। भाई लेटेस्ट ले लेना, क्यों 1500 की बात में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं उससे पहले। फिर हमने एक रामा का क्वेश्चन किया था, ठीक है, और उस पर हम आपने और मैंने देखा था बैटिंग कि भैया कौन पहले करेगा अच्छा करेगा, और उसमें हमने एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की थी पहले 2001 से पहले, उसको इग्नोर कर दिया था, उसका नोट भी मैंने आपको डलवाया था। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल आए कि 2001 से पहले की कोई भी अगर इंप्रूवमेंट कॉस्ट है तो हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है सर। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इसी क्वेश्चन को अगर आप 23 जुलाई के बाद करोगे तो कैसे करोगे, होमवर्क क्वेश्चन दे रखा है, वो आप जाके लेक्चर से देख सकते हो। ओके नाउ एक लास्ट अमेंडमेंट हमने डिस्कस की थी कि मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल है और एचयूएफ है और आप ट्रांसफर कर रहे हैं 23 जुलाई के बाद, यानी शादी के बाद। भाई की शादी कब हुई थी 23 जुलाई 2024। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ताकि इससे आपको ये डेट याद हो जाए, भाई की शादी दोस्त की शादी सब याद रहता है। ठीक है बाकी चीज़ें आप भूल जाते हैं। ठीक अब इसके बाद अगर ये केस 23 जुलाई 24 से पहले होगा तो सारी बात खत्म, इंडेक्सेशन का सारा बेनिफिट मिलेगा हमें। लेकिन ये 23 जुलाई के बाद की है इसलिए हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं। देन सच टैक्स हमें लोअर ऑफ का बेनिफिट मिलेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विथ इंडेक्सेशन। लेकिन यहाँ पे एक झोल है कैलकुलेशन के टाइम में कि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिसाइड करोगे ना तब ये बेनिफिट नहीं लोगे, जब इसकी टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तब करोगे, यानी ग्रॉस टोटल इनकम जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको वही वैल्यू लेनी है विदाउट इंडेक्सेशन वगैरह। ठीक है उससे प्रॉब्लम कहाँ पे आई, तो मैंने आपको लेक्चर के दौरान समझाया था कि जो आप टॉपिक पढ़ते थे सरचार्ज वो अप्लीकेबल हो जाएगा, यानी आपको फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप कैपिटल गेन पे आओगे तब जाके आप ये बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है सर, मैं आपके लिए बहुत शिद्दत से और मेहनत से अपनी ड्यूटी को, अपने प्यार को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे दिल से प्यार दें। और ऑडियो को सुनने के बाद एक थैंक्स व्हाट्सएप पे जरूर भेजें 9357199404 पे। और एक चीज़ याद रखना, वी आर सी ड्रीमर्स। ठीक है सर, वी आर सी ड्रीमर्स, वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ, आइदर वी आर क्लियरिंग सी ए और वी क्लियरिंग सी ए, बट वी कांट एंड वी नेवर से आई कांट, ऑलवेज से yes I am or I am, but definitely I am. Okay, thank you and God bless you.
तो मेरे दोस्त, आपकी ये रिकॉर्डिंग रेडी हो गई। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा जरूर दीजिएगा, एंड डेफिनेटली यू आर सी ए आइदर टुडे और टुमारो, बट वन डे यू आर। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर सेक्शन 45। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जिनके पास भी बुक है, बुक से एक बार पढ़ ले, क्वेश्चन सारे देख ले, ताकि तुम्हें मेरे साथ क्लास में इंटरेस्ट और बने। ओके, थैंक यू।